हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, और सोशियो डेवलपमेंट होता है यानी सामाजिक विकास होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगिक विकास जो है इसी के अंदर काउंट हो जाता है ना। तो जो विकास के चारों क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। यानी अगर आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो वो चीज़ आपके संज्ञानात्मक विकास को भी इफेक्टिव करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, यानी जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो भी जो है बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं अच्छी तरीके से हो पाया तो वो चीज़ आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, और आपका सामाजिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो आपका संवेगिक विकास भी प्रभावित होगा। तो जो विकास के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है ना। बट यहाँ पर दे रखा था कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड क्या है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाल विकास का सिद्धांत है ये विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने दिया है ना, और अलग अलग इनका मत है, एक मत नहीं है। किसी ने कुछ और बताया, ठीक है, किसी ने शिशुअवस्था को 0 से 2 साल बताया तो किसी ने शिशुअवस्था को जन्म से 5 साल बताया है ना। तो ये एक मत नहीं है, अलग अलग जो है इन्होंने सिद्धांत दिए हुए अपने, तो ये भी गलत हो गया। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस समाज में रहता है वो चीज़ क्या करती है, उसको इफेक्ट डालती है, उसके ऊपर प्रभावित करती है। जिस समाज संस्कृति में बच्चा रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो उसका नेचर, स्वभाव भी डेवलप होने लगता है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध्य और निरंतर प्रक्रिया। देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया तो है बट निर्बाध्य प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, बच्चे का विकास किस तरीके से होगा ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए कभी भी छात्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनको महत्व देना चाहिए। छात्र अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे, महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए कक्षा जो होनी चाहिए वो प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे की इंटरेस्ट, नीड, जो आवश्यकताएं होती है बच्चे की उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, और बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके चीज़ों को। बट यहाँ पर दे रखा है प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है थिंकिंग करे, सोच पाए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। देखिए जो क्लासरूम होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो क्या कहती है कि बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु प्रयोग की गई यह योजना क्या कहलाती है। देखिए हम क्या करते हैं, कुछ निमोनिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि किसी की स्टेज याद करनी है तो वहाँ पर SPCF, जैसे कि जो जीन प्याजे की स्टेज होती है उसको हम लोग SPCF के थ्रू याद रखते हैं। तो ये क्या है, निमोनिक्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म हम लोग बनाए रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं, है ना। ये साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं होगा, ये क्या होगा, स्मरणोपकारी। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर निमोनिक्स दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं किसी ट्रिक के थ्रू, ठीक है, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में
तो वहाँ पर वो चीज़ क्या कहलाती है, स्मरणोपकारी, यानी स्मरण करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हमें, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वितरण अभ्यास नहीं होगा आपका, यहाँ पर लक्ष्य निर्देशित योजना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी लक्ष्य की नहीं बात हो रही है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऐसे में हम प्रत्येक बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, उनको अलग अलग साधन से, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सही, ठीक है। अब बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। बिल्कुल सही बात, जैसी बच्चे की नीड है। फॉर एग्जांपल अगर एक दृष्टि बाधित छात्र है तो ऐसे में हम उसको स्पर्श करने वाली चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एक श्रवण बाधित छात्र है तो उसके सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एज पर नीड बच्चों को एजुकेशन देनी, यही आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहती है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा भी कहती है कि हम बच्चे को एज पर नीड एजुकेशन दें, जैसी बच्चे की ज़रूरत है। तो बी भी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है ना। अब देखिए ए राइट है और बी राइट है, तो इसमें आपका बी नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा और ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हट जाएगा। अभी देखिए इसमें ए और बी दे रखा है और इसमें भी ए और बी दे रखा है, तो हम सिंपली डी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, है ना। अब देखिए क्या दे रखा है, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। देखिए ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें सीखने पर फोकस करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके उत्पादन यानी कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। अगर बच्चा सीखेगा बेहतर तरीके से चीज़ों को तो रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रक्रिया, यानी बच्चा कोई एक्टिविटी करे, कोई कार्य करे, इसके बजाय हम उसके रिजल्ट पर फोकस करें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। देखिए डी भी यहाँ पर गलत दे रखा है, हमें विविधता का सम्मान करना है, उसकी अनदेखी नहीं करनी है, ठीक है। और मानक निर्धारित नहीं करना है, हमें प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना है चीज़ें, ठीक है। अलग अलग वे में अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। हर बच्चे के लिए जो बच्चा जिसमें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ पाए, जिस मेथड से समझ पाए, तो एक ही क्लासरूम में हम अलग अलग मेथड का यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करेंगे, अलग अलग साधन बच्चे को उपलब्ध कराएंगे, ताकि बच्चा जो है सीख सके चीज़ों को, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है ना। तो डी और सी आपका यहाँ पर नहीं होगा, सिंपली ए और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है। अब देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपका सीटेट 21 जनवरी को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से समझ सकते हैं। सेम अगर आप 21 जनवरी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। ये क्या दे रखा है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, ठीक है। उसके साथ वो क्या कर रहा है, बार बार आंखें झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है, ठीक है। उसके साथ क्या दे रखा है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। देखिए जो सौरभ है वो यहाँ किस चीज़ से पीड़ित है, दृष्टि बाधिता से, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है। देखिए परिमस्तिष्कघात नहीं होगा, यहाँ पर मस्तिष्क की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर तो उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो जो है बार बार आई ब्लिंक कर रहा है, आंखों को झपका रहा है अपना, ठीक है, आंखें बंद कर रहा है, उसकी आंखें में जो है लालिमा हो जा रही है आंखों में, ठीक है। और पढ़ते समय जो है पुस्तक को बहुत पास ला करके पढ़ रहा है, साथ ही साथ चाक बोर्ड पर लिखी हुई वस्तु को नहीं पढ़ पा रहा है। तो जो सौरभ है वो यहाँ पर उसको क्या है, दृष्टि बाधिता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण वैकल्य नहीं, क्योंकि बच्चों को उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पठन वैफल्य आपका नहीं होगा। पठन वैफल्य में तो बच्चा जो है चीज़ों को पढ़ नहीं पाता है, रिवर्स पढ़ता है, जैसे कि वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है। इसी तरह 12 को 21 पढ़ सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यानी उसको चीज़ें रिवर्स दिखाई देती हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर सीधे तौर पर दे रखा है कि वो बच्चा
जो है पुस्तक को बहुत पास ला के पढ़ रहा है, आई ब्लिंक कर रहा है बार बार, ठीक है, आंखों में लालिमा हो जा रही है, तो सिंपली इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है दृष्टिबाधिता, ठीक है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, जब 21 जनवरी को ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पर पठन वैफल्य दे रखा था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको जो है ओमार में फिलअप करके आ गए थे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं था, यहाँ पर दृष्टिबाधिता था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम प्रत्येक बच्चे की जो है क्षमता को पहचाने, उसको जो है इंक्रीज करें, बढ़ावा दे, तो ये बात सही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान से रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि रट्टा मारकर सीखना है, इसके बजाय बोला है, ठीक है, संप्रत्यात्मक समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर जो है बल देना। तो ये भी NEP 2020 कहती है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने वाले नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बच्चा कुछ नया सीखे, क्रिएटिव हो, ठीक है, साथ ही साथ लॉजिक करे, कुछ नया क्रिएट करे, इस चीज़ को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है, तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हमें पता चल गया, फोर्थ ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। यही बात जो है NEP 2020 नहीं कहती है, ठीक है। ये तो कहती है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करनी चाहिए, हमें बच्चों को जो है इंकरेज करना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, उनकी कैपेसिटी जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है NEP 2020 फोकस करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में देख लेंगे, जिसमें मैं NEP 2020 के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं उनको मैं अच्छी तरीके से कवर अप करा दूंगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था क्या नहीं सुझाया गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि क्या सुझाया गया है, और ऑप्शन आपको कैसे दे सकते हैं, A दे सकता है, B दे सकता है और C दे सकता है एक ऑप्शन में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या आपको यहाँ पर दे सकता है, A और B दे सकता है, और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दे सकता है, A और C दे सकता है, ठीक है। फिर D ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर A और जो है B और C दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अगर ये नहीं दे, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दे कि क्या प्रावधान सुझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ABC जो है आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, D वाला, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा करके सीटेट वाला दे सकते हैं, वो बस लैंग्वेज के साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो आप कि अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर है, समझ बेटर है, तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे, आप उसको ईजिली कर ले जाओगे, है ना। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। दंड का प्रयोग करके, देखिए दंड का प्रयोग करके कभी भी बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको बेटर नहीं कर सकते। दंड की से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोई चीज़ रटा सकते हैं, ठीक है। डर की वजह से बच्चा किसी काम को कर सकता है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ नहीं बेटर होती है, ठीक है, वो चीज़ों को समझता नहीं है फिर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर, बहुविन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बिल्कुल सही बात। इससे बच्चा जो चीज़ें होंगी उसके बारे में लॉजिक करेगा, थिंकिंग करेगा, और जो उसकी संप्रत्यात्मक समझ होगी वो क्या होगी, बेटर होगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। देखिए यहाँ पर बच्चा सिर्फ चीज़ों को रट रहा है, अपने माइंड में चीज़ों को भर रहा है, वो सीख नहीं रहा है चीज़ों को, लॉजिक नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बार बार वेधन और अभ्यास हो रहा, तो ये फिर से वही रटने की बात हो गई, और रटन पद्धति को हमें बढ़ावा नहीं देना है। जो आपकी NEP जिसके बारे में अभी आप लोगों ने देखा 2020, वो क्या कहती है कि हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, इस चीज़ को बढ़ावा देना है बच्चे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्रा यह मानती है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
यहाँ पर क्या दे रखा है, छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, वृद्धि नहीं कर रहा है, छात्रा जो है डीमोटिवेटेड फील कर रही है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके जो अभिप्रेरण है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आप खुद सोचिए, ठीक है, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जिसको कि 150 में से 89 नंबर आए है ना, 2-3 बार उसने एग्ज़ाम दिया, फिर भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो यहाँ पर छात्रा को क्या फील होगा कि अरे मैं तो सीख ही नहीं सकता, ठीक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है, अगर आप बार बार करते हैं तो फिर वही चीज़ें आपके सामने आती हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, किस सेक्शन में आपके नंबर कम आ रहे हैं, है ना। फिर उसी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने मेहनत करनी है, तो आपके जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। बट अगर आप यही मान लें कि मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई होगा, मैं कुछ सीख ही नहीं सकता, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी वहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी था जिसका कि यहाँ पर 89 आया, उसने सोचा कि ठीक है हम देखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुई, क्या हमसे गलतियाँ हुई, ठीक है, हम उनको ठीक करेंगे और यहाँ पर अपने एग्जाम में 120 प्लस स्कोर करेंगे, तो डेफिनेटली वो स्कोर आएगा, है ना। क्योंकि उस तरीके से फिर माइंड हमारा काम करने लगता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगर आप बार बार यही थिंकिंग करते हैं कि मैं कुछ सीख ही नहीं सकता, ठीक है, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको जो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है उसको कम करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका मन ही नहीं करता है कि हम चीज़ों को पढ़ें, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। ये थिंकिंग लेके चलनी है कि नहीं, हमारी जो कैपेसिटी है हम उसको बढ़ा सकते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ पर जो है चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी बुक हो सकती है, कोई यूट्यूब रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होगा। देखिए तनाव मुक्त नहीं होगा यहाँ पर, तो वो और भी तनाव प्रेशर क्रिएट होने लगता है फिर, ठीक है। जब दूसरे बच्चे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और हमारा नहीं होता है, तो वहाँ पर और प्रेशर क्रिएट होता है ना। तो आपको भी जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, देखना है, ठीक है, कि कहाँ पर किस एरिया में जो है प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मुझे कमेंट करते हैं कि उनके जो है 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया बट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो गलती पता है सबसे बड़ी कहाँ पर होती है कि हमें वो चीज़ ही नहीं पता होती कि किस एरिया में जो है हमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए। उसमें देखिए कि आपके CDP में कितने स्कोर किए, मैथ में कितने स्कोर किए आपने, हिंदी में कितने स्कोर किए, इंग्लिश में कितने स्कोर कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद में जो अभी आपका पेपर 2 है तो साइंस और मैथ हो सकता है, या फिर SST हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका EVS है, तो इन जो 5 सब्जेक्ट है इसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं, कहाँ पर जो है कौन सा सब्जेक्ट आपका बेटर है, बढ़िया है ना। तो उस पर आप थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। या फिर अभी आपके पास क्योंकि जब टाइम रहता है तो उस टाइम प्रिपरेशन हो जाती है, तो अभी तो अच्छा खासा इस बार टाइम मिला हुआ था। तो अगर आपकी मान लीजिए CDP में यहाँ पर 30 में से 28 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 25 नंबर आ रहे हैं, 20 तक नंबर आ रहे हैं, तो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, 28-29 तक कर सकते हैं। CDP बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना। इसके अलावा अगर मैथ्स में आपके 20 आ रहे हैं तो भी सही है, ठीक है, बट 20 से अगर कम आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैथ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। इसके अलावा अगर आपके हो गया साइंस का, तो साइंस में भी आपको कम से कम 20 तक नंबर आपके होने ही चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसमें आप पैसेज सॉल्व कीजिए, पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसमें कम से कम आपके जो है 20-25 तक स्कोर होने चाहिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। तो ये तो थोड़ी सी जो है कॉमन चीज़ होगी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस की, बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हर बार 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें कीजिएगा और OMR सीट की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए इसके बारे में मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिए, है ना। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, और एक क्या होता है आपका फाइन मोटर स्किल।
ग्रॉस मोटर स्किल मतलब क्या हो गया, स्थूल गति कौशल, ठीक है, जिसमें कि हम किसी काम को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि जो हमारी आर्म्स की मसल्स होती है, भुजाओं की मसल्स होती है, इसके अलावा जो हमारी पैरों की मसल्स होती है, इनके थ्रू अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल का यूज होती है। जैसे कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमारी ग्रॉस मोटर स्किल जो बड़ी मसल्स होती है उनका यूज होती है। जब हम दौड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो हमारी पैरों की मसल्स होती हैं उनका हम यूज करते हैं, तो वो किसके एग्जांपल है, ग्रॉस मोटर स्किल की। इसके अलावा इसका नाम है फाइन मोटर स्किल, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। फाइन का मतलब ही होता है सूक्ष्म, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जो हमारे फिंगर्स की मसल होती है। जैसे कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं तो वहाँ पर फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल के। धीराज, तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछ रखा है, सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, दोस्तों के साथ में दौड़ना। तो जब आप दौड़ते हैं तो वहाँ पर आपकी कौन सी मसल्स यूज होती है, बड़ी मसल्स यूज होती है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल यूज होती है, स्थूल गति कौशल। तो ये तो स्थूल गति कौशल का उदाहरण है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। सीढ़ियाँ चढ़ना, तो इसमें भी आपकी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, जो पैरों की मसल्स होती हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खरगोश की तरह फुदकना, इसमें भी क्या होगा, बड़ी मसल्स यूज होगी हमारी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सिंपल सा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक धागे में मोती पिरोना, तो इसमें क्या होता है, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवंशिक है, ठीक है। देखिए एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है पूर्णता, यानी पूरी तरीके से। आंखों का रंग, देखिए जो हमारी आंखों का रंग होता है ना, ये क्या होता है, पूरी तरीके से हमारी हेरिडिटी से निर्धारित होता है, ठीक है। हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, ये हमारी आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है ना, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता है, तो यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि, देखिए बुद्धि हमारी हेरिडिटी से तो प्रभावित होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये नहीं देता, यहाँ पर सिर्फ पूछता है कि कौन सी प्रवृत्ति आनुवंशिक है, तब यहाँ पर हम बुद्धि भी लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर पूरी तरीके से पूछा है, ठीक है, पूर्ण रूप से पूछा है, इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, आंखों का रंग। बुद्धि में देखिए कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का रोल थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस में, है ना, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। नैतिक विकास, तो देखिए नैतिकता तो हमारे अंदर जन्म के बाद आती है, जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर जो नैतिकता होती है वो अपने फैमिली के मेम्बर्स को देखता है, फिर फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं उसको धीरे धीरे बताते हैं कि बड़ों का जो है बड़ों को प्रणाम करना है, इस तरीके की जो मॉरल डेवलपमेंट है कि कैसे किसके साथ में बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में सिखाई जाती हैं जन्म के बाद, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सामाजिक कौशल, देखिए सामाजिक कौशल नहीं होगा, क्योंकि हम तो समाज यानी इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखते हैं। सामाजिक कौशल तो ऐसा तो है नहीं कि हम जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं, है ना, ये तो हम समाज में रहते रहते सीखते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। ए और बी नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी, यहाँ पर सिंपली ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ए और बी भी दे रखा है, बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे, ए और बी पर जो है उमार फिलअप करके आ जाएंगे, तो बी आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से पूछ रखा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनमें इस अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए समाजीकरण के भी बारे में मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। समाजीकरण के बेसिकली 2 कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे कि परिवार, ठीक है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, ठीक है, वहाँ पर जैसे अपनी फैमिली मेम्बर को बिहेव करते देखता है, जैसे बातचीत करते देखता है, धीरे धीरे वो चीज़ें उसके अंदर भी डेवलप होने लगती है ना। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, मिनिएचर वर्जन होता है समाज का, छोटा स्वरूप होता है ना। तो यहीं से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद में बच्चा विद्यालय जाता है, ठीक है, मीडिया से इंटरेक्ट करता है, तो ये सारे क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। विद्यालय के बारे में ये पूछा हुआ है, तो विद्यालय क्या होता है, समाजीकरण का द्वितीय सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक के अंदर क्या आ जाएगा, परिवार, ठीक है, फैमिली जो है प्राथमिक कारक के अंदर आता है। संरचनात्मकता की यहाँ पर बात नहीं है, विश्लेषण की भी बात नहीं हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब आपका।
लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब देखिए जो लॉरेंस कोहलवर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेबल दिए, है ना। कितने लेबल दिए? 3 लेबल दिए। और स्टेज अवस्थाएं जो इन्होंने कितनी दी? अवस्थाएं जो है इन्होंने 6 बताई। ठीक है, अब देखिए इनका पहला लेबल क्या हो जाता है? प्री कन्वेंशनल लेबल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? कन्वेंशनल लेवल। और तीसरा क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपली पूछा है स्तर के बारे में ही पूछा है, लेवल के बारे में ही पूछा, तो इन्होंने 3 ही लेवल दिए थे। और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है कौन से लेवल में आता है? कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक स्तर में, है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक स्तर नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्तर नहीं होगा, सॉरी प्री। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं क्या है। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? देखिए जो सीता थी वो यहाँ पर क्या कर रही है? पहले साइकिल चलाना उसने सीखा, ठीक है, फिर उसके बाद में उसने क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बदलाव कर रही है। तो मैंने आप लोगों को इसको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब भी बदलाव की बात हो, मॉडिफिकेशन की बात हो, ठीक है, या फिर चेंज की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? अकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समावेशन तो क्या होता है? जस्ट हम अपने स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बदलाव चेंज ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, जब वो अपनी स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है? समावेशन होता है, असिमिलेशन होता है। बट यहाँ पर सीधे दे रखा है कि जो सीता है वो साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर जो अपनी स्कीमा है उसमें मॉडिफाई कर रही है, बदलाव कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अकोमोडेशन, समायोजन हो जाएगा, है ना। ये 2 ऑप्शन आपके नहीं होंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपका सिंपली आपको एक चीज़ पता होती तो भी अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। भाषा कौशल कब विकसित होता है तेजी से? जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, ठीक है, क्योंकि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील अवधि होती है। इसको मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर सिंपली हमें पता चल जाता है कि जो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, पहली क्या बताई थी? सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा कितने साल का होता है? जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज इन्होंने क्या बताई? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक होगा। और लास्ट स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 से 15 या फिर 11 एबव भी कह सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है, भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो कब विकसित होता है? जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, जो कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही वाली पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक ये दूसरी स्टेज हो जाएगी और मूर्त संक्रियात्मक ये क्या हो जाएगी? तीसरी स्टेज। और लास्ट स्टेज यहाँ पर दे रखी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है? लक्षणिक कार्य। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लक्षणिक कार्य यानी सांकेतिक कार्य बच्चा कब करना स्टार्ट कर देता है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसे कि बच्चे को हम सिंबल्स के थ्रू जो है चीज़ों को सिखाते हैं। ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉय। तो यहाँ पर क्या होता है? वो सिंबल्स का यूज करके हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना। तो वो कब करता है बच्चा? जब 2 से 6 साल तक का होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आओ, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी PDF जो भी क्लासेस की होती है वो प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड की हुई है ना। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि नोट्स को डाउनलोड करके रीड कर रहे हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री नोट्स है, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए आपको कोई भी चार्ज करना है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप लोग उन नोट्स को डाउनलोड करें और जो है
अपने एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें हेल्प ही करेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।